गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इतिहास में अध्याय 5 भारतीय समाज में नए विचार इस पाठ के आगे का पढ़ेंगे। इस पाठ में हम जो समाज में समाज सुधारक हुए थे उनके बारे में पढ़ रहे थे। किस प्रकार से हमारे समाज में जो है नवजागरण आया, नवजागरण क्या है इसे जाने थे। समाज में कौन कौन से जो नए विचार वाले विचारक हुए थे या समाज सुधारक हुए थे, उन्होंने समाज में कौन कौन से सुधार कार्य किए थे, किस समाज की स्थापना की थी और उसके द्वारा समाज में क्या सुधार किया, इसको पढ़ रहे थे। जैसे कि राजा राममोहन के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी और स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 में हुई थी और आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 में हुई थी। और आर्य समाज के माध्यम से जो है मूर्ति पूजा, आडंबर, छुआछूत एवं अन्य धार्मिक अंधविश्वासों का विरोध किया गया था। वहीं पर ब्रह्म समाज में भी इसी प्रकार के जो आडंबर थे उनका विरोध किया जा रहा था। यहाँ पर जो राजा राममोहन राय थे उनको पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। उन्होंने जो है जब सती प्रथा को बंद करवाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया था। राजा राममोहन के द्वारा जो है सती प्रथा को बंद करवाने का बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया था। और जब समाज में इस प्रकार का विचार उन्होंने रखा तो बहुत वाद विवाद समाज में होने लगा इस प्रथा को लेकर के। लेकिन फिर उन्होंने शास्त्रों को प्रमाण बता करके सती प्रथा को अमानवीय और धर्म विरुद्ध बताया। इसके बाद में जब गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक 1829 में भारत आए, मतलब भारत के गवर्नर जनरल बन करके विलियम बेंटिक जब आए तब 1829 में ही सती प्रथा को बंद करवाने के लिए कानून जो है पास हो गया। वैसे ही विधवा पुनर्विवाह जो है यहाँ पर विधवा पुनर्विवाह के लिए जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जो है उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही स्त्रियों के को लेकर। जैसे विधवा पुनर्विवाह हो गया, बाल हो गया, कन्यावध हो गया, इस प्रकार की जो प्रथा थी उसका उन्होंने बहुत विरोध किया और नारी शिक्षा का भी उन्होंने समर्थन किया था। ऐसे बहुत से समाज सुधारक थे जैसे कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर हो गया, उन्होंने भी विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाने के लिए अपना जीवन पूरा अर्पित कर दिया था। और विष्णु शास्त्री हुए, गोपाल भंडारकर हुए, आंध्र प्रदेश में वीरेशलिंगम हुए, उन्होंने भी विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। और कई समाज सुधारक ऐसे भी हुए थे जिन्होंने स्वयं विधवा से विवाह करके विधवा से विवाह करने के बाद में इस प्रथा को आगे बढ़ाया, मतलब कि समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत किया था। आगे चल करके 1856 में विधवा पुनर्विवाह जो है कानून लागू हो गया। इसके बाद में समाज में और भी बहुत सारी प्रथाएं जैसे कि प्रचलित थी उसका विरोध हुआ। जैसे कि बाल विवाह, बहु विवाह तथा दहेज प्रथा, इसका विरोध बहुत हुआ। कैसे इसका विरोध एकदम व्यापक हुआ इसको हम अब देखते हैं। केशव चंद्र सेन, ईश्वरचंद्र विद्यासागर आदि ने बाल विवाह प्रथा के दोषों के बारे में लोगों को समझाया। बहराम जी मालाबारी ने विवाह के लिए लड़के लड़कियों की न्यूनतम आयु निश्चित करने की मांग की। पहले के समय में क्या होता था, कम उम्र में ही लड़के लड़कियों का विवाह हो जाता था, तो इसके लिए निश्चित आयु में उनका विवाह हो इसकी मांग की गई। अंततः सन 1929 में शारदा एक्ट द्वारा बाल विवाह प्रथा में सुधार हुआ। अब यहाँ पर एक और एक्ट बना 1929 में जिससे बाल विवाह प्रथा में सुधार हुआ। इसके अनुसार विवाह के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष निश्चित की गई थी, जिसे आजादी के बाद लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दिया गया था। इसको याद रखेंगे कि विवाह के लिए जो न्यूनतम आयु था हमारे देश की आजादी के पहले 14 वर्ष निश्चित की गई थी, वहीं आजादी के बाद में लड़कियों का 18 वर्ष और लड़कों का 21 वर्ष कर दिया गया। इस प्रकार जन जागरण एवं शिक्षा के प्रभाव से बहु विवाह एवं कन्यावध प्रथाएं भी समाप्त होने लगी। साथ ही दहेज प्रथा का भी विरोध होने लगा। इन कुप्रथाओं को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए आज भी पर्याप्त जन जागरण एवं शिक्षा की जरूरत है। इसके बाद में समाज सुधारकों ने तो नारी शिक्षा के लिए भी प्रयास किया था। तब लगभग सभी समाज सुधारकों का विचार था कि नारी को शिक्षा देने से
उनमें आत्मविश्वास जागृत होगा, वह समाज में अपनी भूमिका सार्थक ढंग से निभा पाएगी और केवल महिला के विकास के लिए ही नहीं, पूरे समाज के विकास के लिए भी यह जरूरी है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से सन 1849 में कलकत्ता का बेथन स्कूल खुला। उस समय स्त्रियों को पढ़ने की आजादी नहीं थी, तो यहाँ पर ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से ही कलकत्ता में 1849 में बेथन स्कूल खुला। यह बालिकाओं का पहला स्कूल था। सामाजिक विरोध और उपेक्षाओं को सहकर भी लड़कियों ने स्कूल में दाखिला लिया। जब लड़कियां स्कूल में पढ़ने जा रही थी, दाखिला लेती हैं, तो समाज में बहुत उनका विरोध किया गया, उनकी उपेक्षाएं की गई, फिर भी लड़कियों ने साहस पूर्वक स्कूल में दाखिले लिया तथा शिक्षा प्राप्त करने का साहस दिखाया। फलतः विद्यासागर ने अनेक बालिका स्कूल खोले। इसके बाद में उन्होंने इस स्कूल के बाद में और भी स्कूल बालिकाओं के खोले। इसी प्रकार उत्तर भारत में दयानंद सरस्वती और उनके आर्य समाज द्वारा बालक बालिकाओं के लिए अनेक स्कूल तथा कॉलेज खोले गए। इसके अलावा सर सैयद अहमद खान ने भी मुस्लिम समाज के विकास के लिए अलीगढ़ आंदोलन चलाया। इसको याद रखेंगे, अलीगढ़ आंदोलन जो है सर सैयद अहमद के द्वारा चलाया गया था। उनका विचार था कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी स्कूल तथा कॉलेज में आधुनिक शिक्षा प्राप्त करें। इस समय महाराष्ट्र में भी नारी शिक्षा के लिए अनेक प्रयास हुए। ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई द्वारा पूना में बालिका स्कूल खोला गया। इसमें निम्न जाति की बालिकाओं को विशेष रूप से प्रवेश दिया गया। अब बालिकाओं के लिए न केवल प्राथमिक शिक्षा बल्कि उच्च शिक्षा का भी समर्थन होने लगा। गोपाल गणेश आगरकर ने तो नौकरियों एवं विभिन्न उद्यमों के लिए भी बालिका शिक्षा का विचार रखा था। हमारे समाज सुधारकों ने समाज के संपूर्ण विकास और नारी समस्याओं का स्थायी हल उन्हें पुरुषों के समान शिक्षा और सामाजिक आधार दिए जाने में ही देखा, क्योंकि स्त्रियों को बिल्कुल समाज में ऊंचा दर्जा नहीं दिया जाता था, तो उनको समानता का अधिकार दिलाने के लिए इसमें हमारे जो समाज सुधारक थे उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नारी सुधार कार्यक्रम को रूढ़िवादियों का भारी विरोध झेलना पड़ा, फिर भी कई माता पिता ने हिम्मत करके अपनी बेटियों को पढ़ाया। ऐसे ही एक परिवार की बेटी रमाबाई की कहानी सुनिए। एक परिवार की जो बेटी थी जिसका नाम रमाबाई था, उसका कहानी सुनिए। रमाबाई का जो जन्म है सन 1856 में हुआ था। इनके पिता का नाम था अनंत शास्त्री, जो कि महाराष्ट्र के पारंपरिक ब्राह्मण थे। उन्होंने अपनी पत्नी को भी संस्कृत पढ़ाना जो है शुरू किया था, जिसके कारण से उनका बहुत ज्यादा विरोध जो है समाज में किया गया। और इसका परिणाम यह हुआ था कि उन्हें गांव छोड़ करके जाना पड़ा और जंगल में कुटिया बना करके रहना पड़ा था। और वहीं पर रमाबाई का जन्म हुआ था। जन्म के बाद में अनंत शास्त्री ने अपनी बेटी रमाबाई को भी संस्कृत पढ़ाना प्रारंभ किया। जब रमाबाई केवल 16 वर्ष की थी तभी उनके माता पिता दोनों का देहांत हो गया। अनाथ रमाबाई और उसका जो छोटा भाई था जगह जगह जो है भटकते रहे। किसी ने भी उन्हें आश्रय नहीं दिया। आश्रय नहीं देने का कारण यह था कि उन दिनों जो है पढ़ी लिखी लड़कियों से सभी जो है कतराते थे। उस समय का जो सामाजिक वातावरण जो था इसी प्रकार का बना हुआ था कि जो भी लड़कियां पढ़ लिखी जाती थी उससे सभी लोग कतराते थे बात करने से। इसलिए कोई भी जो है जब उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो दोनों बच्चे जो हैं ये ऐसे ही भटकते रहते हैं, कोई उनको आश्रय नहीं देता है। अब क्या हुआ, जब दोनों भाई बहन जब भटक रहे थे तो रमाबाई जो है घूमते घूमते कलकत्ता पहुंच जाती है और वहां उनका बहुत जोरदार स्वागत होता है। वहां राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर आदि से प्रभावित कई लोग थे। मतलब ऐसे लोग समाज में थे जो समाज सुधारक हुए थे। राजा राम मोहन राय और ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे जो समाज सुधारक थे उनसे प्रभावित और कई समाज सुधारक थे जो कलकत्ता में मौजूद थे और उन्होंने रमाबाई का जोरदार स्वागत किया। वे महिलाओं के बारे में नए विचार रखते थे। वहां रमाबाई ने कई जगहों पर संस्कृत में भारी नारी सुधार संबंध भाषण दिए। कलकत्ता के लोगों ने उन्हें पंडिता व सरस्वती की उपाधि दी। अब जैसे कि वहां पर जब रमाबाई पहुंची तो इसको आश्रय किससे मिला, राजा राम मोहन राय और ईश्वरचंद्र से प्रभावित और समाज सुधारक थे उनसे उनको आश्रय मिला। और क्योंकि वे नारियों के बारे में नए विचार रखते थे तो जब रमाबाई वहां पर पहुंची तो रमाबाई को
संस्कृत में जो है नारी सुधार के लिए भाषण देने का अवसर मिला, तब क्या हुआ, कलकत्ता के लोग जो है उनको पंडिता और वह सरस्वती की उपाधि, ये दोनों उपाधि से उसको सम्मानित किया गया। इसके बाद से वह पंडिता रमाबाई सरस्वती कहलाने लगी। अभी तक रमाबाई केवल उसका नाम था जो कि उनके माता पिता के द्वारा रखा गया था, लेकिन जब उनको यह उपाधि मिल गई सरस्वती और पंडिता की, तो वह अब पंडिता रमाबाई सरस्वती कहलाने लगी। उन्होंने विधवा महिलाओं को शिक्षित करने के लिए शारदा सदन नामक आश्रम व स्कूल खोला। रमाबाई के द्वारा शारदा सदन नामक आश्रम स्कूल खोला गया। वे चाहती थी कि अगर महिलाएं सामाजिक एवं राजनीतिक सुधार में भी खुलकर भाग लें। इस प्रकार 19वीं सदी में नारी सुधार के क्षेत्र में अनेक प्रयास हुए, मगर इस क्षेत्र में अभी भी बालिका शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। इसके बाद में क्या हुआ था कि एक बच्ची पूछती है, क्योंकि ये सारी बातें जो हैं उनकी शिक्षिका के द्वारा बताया जा रहा था, तब अवंतिका जो है पूछती है कि क्या समाज सुधारकों ने जाति प्रथा को मिटाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर अभी क्या बात हो रही थी, नारी सुधार, नारी में जो समाज में जो रूढ़िवादी परंपरा चली आ रही थी, तो नारी सुधार का कार्यक्रम जो है किया जा रहा था, उस पर समाज में सुधार का कार्यक्रम हो रहा था। तो जाति प्रथा को मिटाने का क्या प्रयास किया गया, ये सवाल था। तब उसकी शिक्षिका बताती, जाति प्रथा के कारण समाज उच्च जाति और निम्न जाति के दो वर्गों में बढ़ गया था। ये तो आज भी जानते ही हो कि समाज जो है निम्न जाति, उच्च जाति, मध्यम, ये सब में बटा हुआ है। निम्न जाति वाले मंदिरों में नहीं जाते थे, वे कुएं से पानी नहीं भर सकते थे, उन्हें तुच्छ समझा जाता था। छोटी जाति के लोगों के साथ में इस प्रकार का भेदभाव किया जाता था। रामकृष्ण मिशन जैसी कई संस्थाओं ने जाति प्रथा को कड़ी चुनौती दी। ब्रह्म समाज के प्रभाव से महाराष्ट्र में भी परमहंस सभा का गठन हुआ। इसके सदस्य विभिन्न जाति के लोग थे। इसकी बैठक रूढ़िवादियों के डर से गुप्त रूप में की जाती थी, मतलब कि सभी जाति के लोग इसमें के सदस्य थे, जिसके कारण से रूढ़िवादी लोगों से इनको छिप करके अपनी बैठकें करनी पड़ती थी। सन 1865 में इनका पुनर्गठन प्रार्थना समाज के रूप में किया गया। जो परमहंस सभा का गठन हुआ था, इसका पुनर्गठन जो है प्रार्थना समाज के रूप में किया गया, और इसके प्रमुख नेता थे महादेव गोविंद रानडे जी। उन्होंने जातिगत भेदभाव और छुआछूत की घोर निंदा की। माली जाति में जन्म लेने वाले ज्योतिबा फुले ने निम्न जाति के उद्धार के लिए अपना सारा जीवन लगा दिया। अब यहाँ पर ज्योतिबा फुले जो थे वे भी निम्न जाति के ही थे, और उन्होंने उनके उद्धार के लिए अपना पूरा जीवन लगाया। उनके प्रयासों में तेजी लाने के लिए सन 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई। मतलब उन्होंने जो भी जाति प्रथा में जो चली आ रही थी, छुआछूत और इस प्रकार की जो भेदभाव समाज में पनप रहे थे, तो अपनी निम्न जाति के उद्धार के लिए उन्होंने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। इस संस्था का मुख्य कार्य निम्न जाति के लोगों को समानता का अधिकार दिलाना था। इसने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क करने का तथा दलित जाति के पुरुष एवं महिला शिक्षकों की नियुक्ति किए जाने की मांग की। मतलब दलित यानी कि छोटी जाति के जो पुरुष और महिला थे, उन्हीं को शिक्षक नियुक्त किए जाने की मांग भी की। उन्होंने विभिन्न नाटकों एवं लेखों के द्वारा भी जाति प्रथा के विरुद्ध जनजागरण लाने का प्रयास किया। 20वीं सदी में महात्मा गांधी ने भी जाति प्रथा पर चोट की। उन्होंने इनके उद्धार के लिए अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। इसको याद रखेंगे कि गांधी जी के द्वारा किस संघ की स्थापना की गई थी, तो अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी। और हमारे छत्तीसगढ़ में भी इन जातियों के उद्धार के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा ने अनेक प्रयास किए। पंडित सुंदरलाल शर्मा जो है, उन्होंने भी निम्न जाति के सुधार के लिए विशेष प्रयास किया था। इसलिए पंडित सुंदरलाल शर्मा को जो है छत्तीसगढ़ का गांधी भी कहा जाता है। उन्होंने सभी जातियों के लोगों को जनेऊ धारण करवाया तथा राजिम के राजीव लोचन मंदिर में प्रवेश दिलाया। ये क्यों? यहाँ पर जो राजिम का राजीव लोचन जो मंदिर है, पंडित सुंदरलाल शर्मा का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि निम्न जाति के लोगों को जो है मंदिर जाने का कोई अधिकार नहीं था। उस समय इतनी छुआछूत समाज में व्याप्त थी, तो राजीव लोचन मंदिर में जो है दलितों को प्रवेश दिलाने का सर्वप्रथम कार्य जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा करवाया गया।
महाराष्ट्र के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कठिन परिश्रम से इंग्लैंड में कानून की उच्च शिक्षा प्राप्त की और भारत लौटने पर स्वयं को निम्न जाति के उद्धार के लिए समर्पित कर दिया। ये जो भीमराव अंबेडकर जी थे, ये इसके बारे में तो आप लोग जानते ही हो, ये भी निम्न जाति में जन्म लिए थे और इन्होंने निम्न जाति के उद्धार के लिए अपना जीवन पूरा समर्पित कर दिया, जबकि इन्होंने इंग्लैंड से कानून की मतलब कि वकालत की पढ़ाई करके भारत वापस आए थे। वे मानते थे कि निम्न जातियों को अपने उद्धार के लिए शिक्षित और संगठित होना चाहिए, उनको राजनीतिक भागीदारी करनी चाहिए। अतः उन्होंने अपने निम्न जाति के लोगों के लिए अलग से निर्वाचन की मांग की और भारत के संविधान निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। भारत के संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इस प्रकार अनेक भारतीय समाज सुधारकों के विभिन्न प्रयासों से निम्न वर्ग के लोगों की सामाजिक स्थिति में भी सुधार दिखाई देने लगा, परंतु निम्न जाति को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए जाति प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए आज भी समाज में पर्याप्त जन जागरण की जरूरत है, क्योंकि अभी भी जो है जाति पाति की जो भेदभाव जो बनी हुई है समाज में, वो आज भी व्याप्त है। तो इसको समाप्त करने के लिए पर्याप्त जन जागरण की जरूरत है। यद्यपि सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों का प्रभाव शहरों तक ही सीमित रहा, तथापि सुधारवादियों का ध्यान पूरे देश को नए विचारों से आधुनिक बनाने पर था। मतलब कि ये क्या हो रहा था, शहरी क्षेत्रों में तो इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा, पर ग्रामीण क्षेत्रों में जो है इसका प्रभाव दिखाई नहीं दिया था। जबकि सुधारवादी जो थे, यानी कि जो समाज सुधारक थे, उनका ध्यान जो पूरे देश को नए विचार से आधुनिक बनाने पर था। तो यहाँ पर ये पाठ जो है आज समाप्त होता है।